नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। वाराणसी में बिहार के मंत्री तेज प्रताप का कमरा खाली करवाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वाराणसी कमिश्नरेट की तरफ से पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। वहीं होटल के जनरल मैनेजर ने न्यूज 18 से बातचीत में तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाए। मैनेजर ने कहा कि तेज प्रताप का एक कमरा अभी भी खोला नहीं गया है, वो अब जब भी आएंगे तब तक वो कमरा बंद रहेगा और उनके आने पर ही ये खोला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक होटल का बिल भरा नहीं गया है। होटल मैनेजर ने कहा कि कमरा महज एक दिन के लिए बुक कराया गया था। जब समय पर कमरा खाली नहीं कराया गया तो एक कमरे का सामान दूसरे कमरे में रख दिया गया। दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था। होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया। जब ये वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था, तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जाँच की जा रही है। तेज प्रताप को लेकर वाराणसी में खासा हड़कंप मचा हुआ। तेज प्रताप यादव बनारस दौरे पर रहे और इस बीच बीती रात यह आरोप लगा है कि उनको एक होटल से बाहर निकाल दिया गया। तेज प्रताप वाराणसी के रोडवेज स्थित इसी होटल में रुके हुए थे और यहीं से वो बनारस भ्रमण पे निकले हुए थे और रात को जब लगभग 2 बजे वो होटल आते हैं तो उनका जो लिखित शिकायत है उसमें ये आरोप लगाया गया है कि होटल के रूम से उनका जो पूरा लगेज है वो निकाल दिया गया है। तेज प्रताप ये नज़ारा देख करके खासा नाराज हुए। उन्होंने पुलिस को सूचना दिया और पुलिस आकर, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि पुलिस आकर बाकायदा यहाँ पर पूछताछ कर रही है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि उनके सामान को उनके गैर हाजिरी में निकाल दिया गया था और इसके साथ ही उनके साथ बदसलूकी हुई है। इसका उन्होंने लिखित शिकायत किया है और होटल प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई करने की भी बात की है। हमारे साथ होटल प्रबंधन के लोग हैं, इस होटल के जनरल मैनेजर हैं और एक व्यक्ति और हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं कि वो जो पूरी रात को जो पूरी घटना हुई है वो आखिर क्या हुई है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सर, मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, कि क्या है आप इस होटल? मैं इस होटल का जनरल मैनेजर हूँ सर। जीएम साहब, तेज प्रताप ने बड़ा आरोप लगाया है होटल प्रबंधन के ऊपर। एक मंत्री हैं तेज प्रताप, बड़े नाम है, बावजूद उनको होटल से निकाल दिया गया। क्या पूरा मामला था? सर, पूरा मामला ये था कि वो 6 तारीख को रात को 1:35 में आए। अचानक बुकिंग आई कि मिनिस्टर साहब आए हैं, एक दिन के लिए कमरा दे दिया जाए। हमने उनको क्लियर कर दिया था कि सर एक ही दिन के लिए कमरा है, चूँकि 7 तारीख और 8 तारीख पूरा बनारस सोल्ड आउट है और मैंने ऑलरेडी पहले से बुकिंग लिया हुआ था 2 महीने पहले से। मतलब उनको पता था कि हमको एक ही दिन तक कमरा है? जी सर। तो इसके बाद जब आपका एक दिन बीत गया तो उसके बाद आपने क्या किया? सर, उन्होंने सुबह 9:30 बजे मंदिर में जाते समय हमें ये बोला कि किसी तरह से हमारा रूम मैनेज करवाइए। तो हमने उनको बोला कि सर हम ग्रुप से बात करते हैं, अगर वो मान जाते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं आपके एक रूम के लिए, लेकिन दूसरा रूम आपको खाली करना ही होगा। तो इस पर उन्होंने बोला कि देख लीजिए, मैनेज कीजिए, अगर ग्रुप लीडर मान जाता तो अच्छी बात है। हमने ग्रुप लीडर से बात किया, किसी तरह से कन्वे किया कि भाई पॉलिटिकल इशू है, मंत्री जी आए हुए हैं। तो उन्होंने एक कमरा अपना बोला कि ठीक है आप देख लीजिए, कहीं पे हमें शिफ्ट करवा दीजिए। हमने ग्रुप लीडर को अपने हॉल में सुलाया। पूरा जो ग्रुप लेके आता, जो टूरिज्म को बढ़ावा देता है, अगर इस तरह से हम टूरिज्म के लिए ये करेंगे मिनिस्टर के लिए, तो खैर उनका प्रोटोकॉल था, हमने किया। उनका कमरा 206 था, उनका एक दूसरा कमरा 205 था। उसके लिए हमने 1:30 बजे, वो बोले कि हम आ जाएंगे 1:30 बजे, हम चेकआउट कर जाएंगे। 1:30 बजे से हम लोग कंटिन्यूअल फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन वो हर एक समय बोल रहे हैं कि आधी घंटा में आ रहे हैं भैया, 1 घंटे में आ रहे हैं। ये फॉलो अप करते करते रात को 11:30-12 बज गया। जब देख लिया कि 11:30-12 बजे तक नहीं क्लियर हो पा रहा है, तब हमने 205 का रिंग घंटी बजाया। उसके जो आदमी वहाँ पे थे उनसे बुकर की बात करवाई, उन्होंने उनसे बात किया। फिर वो रूम खाली करने के लिए अपना बोले कि ठीक है मेरा लगेज निकालिए, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। मैंने बोला कि ठीक है भाई, अगर आप मतलब उस समय लगेज पूरा निकाला, ठीक है। तो 205, 206 ये 2 रूम थे, तो दोनों के लगेज निकाले गए? नहीं, सिर्फ 205 का निकाला। लेकिन उनका तो आरोप है कि दोनों लगेज निकाले गए। क्या बोल रहे हैं वो? तेज प्रताप जी ने क्या बोला उस वक्त?
जब वो आए? सर वो ईगो में ले गए, वो नीचे आने के बाद तो अपने कमरे में चढ़े ही नहीं। 206 का कभी खुला ही नहीं गया, 205 खुला गया सर, और उस जिसमें उनका आदमी था उनसे बात करवाने के बाद उसका लगेज हटाया गया सर। तो उनके आदमी मतलब 206 अभी भी तेज प्रताप जी के नाम से बुक है? जी सर, अभी भी है सर। अभी तक वो खाली नहीं किया? अभी तक तो वो आया भी नहीं है, ना लगेज निकला नहीं। जब तक लगेज नहीं निकलेगा, पेमेंट नहीं निकलेगा, तो हम चेकआउट कैसे करेंगे सर? मतलब अभी तक पेमेंट भी बाकी है? जी सर, बिल्कुल बाकी है सर। इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। क्या जांच रिपोर्ट में आता है यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे माहौल ने बनारस का माहौल गर्म जरूर कर दिया। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। दरभंगा के पतूर थाना इलाके में एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की गई है। चाकू से बुजुर्ग का गला रेत दिया गया। खून से लथपथ बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पटना रेफर किया गया है। कटे हुए गर्दन के बावजूद बुजुर्ग ने 3 लोगों के नाम बताए। फिलहाल बुजुर्ग योगी महतो का पटना में इलाज चल रहा है। पुलिस को घटनास्थल से खून के धब्बे और चाकू मिले हैं। हाँ, तो हम दौड़ लेलिए यहाँ, देखलिए तो जोगी महतो के हकीकत में गर्दन कटल छलै। ओकरा टेम्पू पर लादि उदि के जोगी महतो के लादल गेलै। हम कहलिए पहले इलाज में जा। एतऽ जे है जे एतऽ से इलाज में भेजलिए तो अपना ग्रामीण हॉस्पिटल में आरिया में ओकरा कुछ एडमिट आर भेलै। वहाँ जाके जे है जो मुँह खोलक के जोगी महतो, तो 3 गो के नाम लेलकै। 3 गो के नाम लेला के बाद लिखित आवेदन दिए और न ही कोई ठोस जानकारी दे रहे हैं ताकि प्रशासन कोई कार्रवाई कर सके या उसके आवेदन के आधार पर कोई प्राथमिकी दर्ज कर सके या अनुसंधान जांच कर सके। जो ही कोई आवेदन आ जाता है लिखित या उसका कोई बयान आ जाता है किसी अस्पताल में दिया हुआ, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी, अनुसंधान करेगी। खबर सासाराम से, जहां सांप्रदायिक हिंसा के बाद कई परिवार अब घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद अब वो धीरे धीरे घर वापस लौट रहे हैं। पीड़ितों के चेहरे पर अब भी दर्द साफ नजर आ रहा है। लोगों के मन में काफी तकलीफ है। शहर के शहर जलालपीर इलाके में कई परिवार पलायन कर गए थे। घरों के ताले खुले हुए हैं तो बहुत सारे लोग दरवाजे बंद कर घर में ही रह रहे हैं। प्रभावित इलाके का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार ने। रामनवमी के जुलूस के बाद जिस तरह से सासाराम में उपद्रव फैला था और उसके बाद बहुत से लोग जो है वो घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब बहुत से लोग जो है वापस आ गए हैं और वापस आ गए हैं। आप देख लीजिए कि ये घर है, ये लोग ये हैं। आप लोग कब आए हैं? हमी के बिहाने भइला गए नीचे। हाँ, का होइले? वो दिन चल गई हम आग धइलक ना, तो एक दिन रह के हम बिहान भी चल गई अपन लड़कन के दुख देख के। यहाँ से चल गई रही? हाँ, अपने माई के पास से। अब आ गई ना? हाँ हाँ, अपना घर पे बनी जाए। हाँ, अब का कर जाई? अब ये घरों द्वारा बाल बच्चा कहाँ भी लटी है सन। बाल बच्चा लेकर अपना घर में मड़े में बनाओ तो नहीं खाता नहीं जा। अब मतलब जो चला गया था आपके परिवार के लोग सब लौट आया है? अभी नहीं खेला उठल। और आपकी बहू बोल रही है लोग आई है बहुत लोग। आदमी ना, हाँ। आदमी तो कहते बनी कि अब बनाओ तो नहीं खाते। दर्दनाक कहानियां हैं इन लोगों की। और उसके बाद कई पीड़ित परिवार जो है जो छोड़ के निकल गए थे इलाके को, अब चूंकि लौट आए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो है सहलालपीर का इलाका है। बहुत से परिवार जो है वो छोड़ के चले गए थे, लेकिन अभी कुछ परिवार है जो अभी लौटे नहीं है। लेकिन स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और धीरे धीरे लोग जो हैं वो लौट रहे हैं। और इसी इलाके में जमकर उत्पात मचा था, हंगामा हुआ था। अभी इस इलाके में मैं आपको कुछ घर दिखाना चाहूँगा, जिस घर में लोग ताले पहले बंद थे लेकिन अब ताला खुल गया है। लेकिन लोग दरवाज़ा बंद करके रह रहे हैं अपने अपने घरों में, लेकिन लौट आए हैं। बड़ी बात है कि अब स्थिति सामान्य होने के बाद लोग अपने अपने घरों की ओर आ गए हैं। लगभग अभी भी कुछ पत्थर बिखरे हुए हैं, कुछ निशान हैं। और बताया जाता है कि इस गली में 2-3 घर हैं, वो लोग अभी नहीं लौटे हैं। लेकिन अमूमन ज़्यादातर परिवार जो है अब लौटने लगा है और सासाराम में ज़िंदगी जो है अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। तो सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान कई घरों में आग लगा दी गई थी, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। अब शहर में पूरी तरह से शांति लौटने के बाद प्रशासन ने नुकसान का जायजा लेना
शुरू कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित परिवारों से मिलकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं ताकि पीड़ित जो परिवार हैं उनको हर संभव मदद दी जा सके। जिला प्रशासन के अनुसार फिलहाल 10 घरों को नुकसान की बात कही जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार। सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद जिस तरह से उपद्रव फैला था और उसमें कई घरों को नुकसान पहुंचा था और उसके बाद अधिकारियों की टीम आई है मुआयना करने आखिर कितना नुकसान हुआ और उस अनुपात में लोगों को कुछ न कुछ राहत दिया जाएगी। जिला प्रशासन लगातार ऐसे लोगों से संपर्क में है जो लोग पीड़ित हैं और या फिर उस उपद्रव में जिसका नुकसान हुआ है उसके लिए अधिकारी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो एक मजिस्ट्रेट हैं वहाँ पर हैं और लगातार जो है वो आकलन करने में लगे हैं कि इस इलाके में लोगों को व्यक्तिगत रूप से कितनी क्षति पहुँची है। प्रत्येक घरों में जाकर पता किया जा रहा है कि उनका कैसा नुकसान हुआ है। चूँकि जो मुआवजे का प्रावधान है और सरकार के द्वारा जो मुआवजा मिलना है उसके लिए जांच चल रही है, निरीक्षण चल रही है। वो यही इलाका है जहां पर अमन चैन के साथ लोग रहते हैं, लेकिन कुछ उपद्रव हुआ था, लेकिन अब फिलहाल माहौल शांत हो गया है। आप देखिए आवाजाही सभी सामान्य हुए हैं और दिनचर्या पटरी पर लौट गई है। इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दिया गया है। तो अब ऐसा कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो अधिकारी स्तर से है वो जांच चल रही है कि आखिर क्या नुकसान हुआ और उसका कैसे भरपाई की जाए। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। वहीं खबर नालंदा के बिहार शरीफ से, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। हिंसा के बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। मुख्य आरोपी बजरंग दल के संयोजक कुंदन के घर कुर्की जब्ती करने के लिए टीम पहुंची और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच कुर्की जब्ती की शुरुआत कर दी गई। मुख्य आरोपी कुंदन कुमार ने अपने घर के पास ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। कुर्की जब्ती की सूचना मिलते ही मुख्य अभियुक्त बजरंग दल के संयोजक कुंदन कुमार ने साफ कहा कि मुझे राजनीति के तहत बेवजह फंसाया जा रहा है। करने का रीजन ये है कि हमारे घर पे कुर्की जब्ती निकाला गया था, इसीलिए सिलेंडर किए। लेकिन आगामी जो अपना कार्यक्रम था 31 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा था, इसको लेकर क्या हुआ कि प्रशासन की पुख्त व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं घटी है। हमने लाइसेंस लिया है प्रशासन से और सभी कुछ मैंने देखा। मेरे पास वीडियो फोटोज, सारे ऐसे वीडियो फोटोज है जो साफ तौर से ये जाहिर करता है कि मुसलमानों के द्वारा ये रोड़ाबाजी किया गया है। मेरे पास ऐसे फोटोज, वीडियो सब कुछ है, मेरे पास बाई प्रूफ है। आपके मेरे ड्रोन चल रहे थे, 3 ड्रोन चल रहे थे। ड्रोन में साफ तौर से दिखाया गया है उसमें कि सभी के छत पे रोड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं जो मैं दे सकता हूं। और अभी मैं यहाँ पर सिलेंडर करने के लिए आया हूं और मैं अपना स्वेच्छा से मैं सिलेंडर को दे रहा हूं, इसमें कोई अति नहीं है। बिहार शरीफ में बजरंग दल के नेता कुंदन कुमार पर कार्रवाई के बाद सियासत तेज हो गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस कार्रवाई को मजाक बताया। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हिंसा के इतने दिनों के बाद सरकार लीपापोती कर रही है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि पूरी घटना प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। फंसाने के लिए किसी को भी फंसाया जा सकता है। नहीं, हमको तो लग रहा है कि बिहार सरकार मजाक कर रही है। आज 10 दिन के लगभग होने जा रहे हैं और नीतीश कुमार की सरकार सोई हुई है क्या? नीतीश बाबू जगिए, आप गृह मंत्री हैं, आपने फ्लैग मार्च नहीं कराया है, ये कभी नहीं बता रहे। पूरी तरह प्रशासनिक लापरवाही का कारण है दंगा। और नीतीश बाबू, आप फंसाने के लिए किसी को फंसा सकते हैं, वो आदत आपकी रही है पुरानी, ये कोई नया काम आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि जांच साफ सुथरी होनी चाहिए और जांच का रिपोर्ट तुरंत आता है। कि 15 दिनों के बाद यदि जांच रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप तो लिपापोती कर रहे हैं। तो बिहार शरीफ में बजरंग दल के नेता पर कार्रवाई पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया। केसी त्यागी ने कहा कि भागलपुर हिंसा के दौरान अश्विनी चौबे के बेटे की भी गिरफ्तारी हुई थी। कुंदन के समर्पण के बाद ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इन हिंसाओं के आगे और पीछे जो संगठन हैं उनका रिश्ता बीजेपी से है। जब रामनवमी के अवसर पर इसी तरह की हिंसा हुई थी तो केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी के सुपुत्र उसमें गिरफ्तार हुए थे। यद्यपि उस समय हम एनडीए में थे, लेकिन नीतीश कुमार का जो पराक्रम था उसने गठबंधन की चिंता न किए बगैर
उनके बेटे को जेल भेजने का काम किया और निर्विवाद रूप से अब ये कहा जा सकता है कुंदन कुमार के समर्पण के बाद या दबाव के बाद कि इन हिंसाओं में आगे पीछे जो संगठन है उनका रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है और ये उसके अनुषंगिक संगठन है। तो बेहटा में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी के खिलाफ जमकर जहर उगलाया। आरजेडी विधायक ने बीजेपी को दंगा कराने वाली पार्टी बताया। उन्होंने बीजेपी को अंग्रेजों का दलाल कहा। आरजेडी विधायक ने कहा कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि देश का पीएम बिहार से बने। बेहटा में यादें नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए आरजेडी विधायक पहुंचे हुए थे। कराने वाला पार्टी है बीजेपी। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, उसी को कहते हैं बीजेपी, जो देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये अंग्रेजों के दलाली कर रहे थे और अंग्रेजों के दलाल आज गद्दी पर बैठे हैं और देश में अमन चैन तोड़ना चाहते हैं, अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं, शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। पहला दिया है, देश का प्रधानमंत्री भी हो, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। मेरे अपना व्यक्तिगत विचार है कि बिहार का लोग ही देश का प्रधानमंत्री बने, ये हमारी ख्वाहिश है। क्या बोलता है मैं नहीं जानता हूं, देश में तो परिवर्तन होगा ही। पूर्वी चंपारण के सतोतर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ब्रावो फार्मा के नए यूनिट का शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने ब्रावो फार्मा के नए यूनिट के मुख्य भवन का शिलान्यास किया और इस मौके पर ब्रावो फार्मा के सीएमडी राकेश पांडे ने कहा कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने से प्रेरित होकर वो काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी राकेश पांडे की पहल की सराहना की। अभी तक उसको एक भारतीय होने के नाते जो गर्व हमें प्राप्त होता है भारत से बाहर, उसी ने मुझे ये प्रेरणा दी कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम लोग भी कुछ बिहार के लिए, बिहार को समर्थवान सशक्त बनाने के लिए कुछ अपना उपयोग, अपना सहयोग, अपना कुछ क्रियान्वयन करें ताकि लोगों को यहाँ दूरगामी परिणाम मिले और उनको लाभ मिले। आप किसी व्यक्ति के लिए लाभ अगर देना चाहते हैं तो उसके कई आयाम और कई मायने हैं। मेरे लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपको पता है कि सशक्त भारत की बात करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उसी बात को, उसको करने के लिए केवल नरेंद्र मोदी जी अकेले सक्षम नहीं है, उसको करने के लिए 140 करोड़ जनता को काम करना होगा। उसको करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपना सहयोग और अपना शक्ति, अपनी जो उनके पास सक्षम क्षमता है उसका उपयोग करना होगा। जो व्यक्ति के अंदर पवित्र भावनाओं के साथ दृढ़ संकल्प शक्ति हो और उस व्यक्ति से उन्होंने प्रेरणा लिया है, जिस व्यक्ति से आज दुनिया प्रेरणा ले रही है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से इन्होंने यह लोकल फॉर वोकल और भारत आत्मनिर्भर बने, इसके प्रधानमंत्री जी के संकल्प में इन्होंने भी अपना एक योगदान देने का संकल्प लेकर आज इस अंजाम तक पहुंचे हैं कि आज यहां एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। प्रथम चरण में 300 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आगे इसके विस्तार की इनकी योजना है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और इस वक्त देखते हैं हेडलाइंस। भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।